अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग हमेशा की तरह खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन मूड में होंगे और यही हमारी तमन्ना है। डियर व्यूवर्स, आज जो है ना हम यूपीएससी नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने वाले हैं और इसके बारे में जो है ना हम बात करेंगे। ठीक है, यूपीएससी नोमेनक्लेचर की इंट्रोडक्शन भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और इसके पीछे जो हमारे साथ रीज़न थी कि क्यों हमारे साथ जो है ना यूपीएससी नोमेनक्लेचर एग्जिस्टेंट में आई। सबसे पहले ज़रूरी बात यही है कि यूपीएससी के एग्जिस्टेंट ठीक है क्या क्यों आई हमारे साथ यूपीएससी नोमेनक्लेचर, यानी अगर कॉमन नेमिंग सिस्टम था तो फिर यूपीएससी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सो इस बात को जो है ना आपने माइंड में बैठानी है। ठीक है, कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ये कभी कभार कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है। तो इसके पीछे रीज़न ये बहुत सारे रीज़न है, लेकिन जो डोमिनेंट रीज़न है वो ये है कि यूपीएससी जो है ना हमारे साथ इसलिए एग्जिस्टेंट में आए क्योंकि कॉमन नोमेनक्लेचर हमारे साथ स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती थी। मैंने पार्ट फर्स्ट के कॉमन नेमिंग में जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी और पार्ट फर्स्ट में मैंने वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज़ में उसकी कॉमन नोमेनक्लेचर की इंट्रोडक्शन भी की थी और फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी डिस्कस की है। वहाँ पे मैंने कॉमन नोमेनक्लेचर के बारे में ये बताया था कि इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये हमारे साथ जो है ना या तो सोर्स ऑफ ए कंपाउंड के बारे में बताती है या हमारे साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंपाउंड के बारे में बताती है या कोई दूसरा तीसरा ट्राइवल रीज़न की वजह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बट स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड के बारे में कॉमन नोमेनक्लेचर हमारे साथ या कॉमन नेम हमारे साथ कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। सो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी था कि जो हमें जो है ना स्ट्रक्चर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आ जाए हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास नेम से ये प्रेडिक्शन हो सके कि ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी तो फिर हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस कंपाउंड की केमिकल नेचर और फिज़िकल नेचर के बारे में। ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना हम फिर डिफरेंट पैरामीटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट पैरामीटर्स को जो है ना वो आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जो है ना हमारे साथ ये रीज़न थे कि यूपीएससी की एग्जिस्टेंट क्यों हुई। तो यूपीएससी की एग्जिस्टेंट जो है ना इसलिए हमारे साथ आई क्योंकि एक तो वो कॉमन नोमेनक्लेचर में हम ज़्यादातर नेम असाइन नहीं कर सकते। दूसरा कॉम्प्लिकेटेड नेम जो है ना वो अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर में फिर कॉमन नेम जो है ना वो फेल हो जाती कि वो स्ट्रक्चर के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दे। ठीक है, हाँ सिंपल कंपाउंड में जो है ना वो उसके बारे में तो दे सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे साथ बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उसके बारे में फिर कॉमन नोमेनक्लेचर जो है ना हमारे साथ फेल हो जाती है। लेकिन हमारे साथ इस तरह है ना कि कॉमन नोमेनक्लेचर के कुछ टर्मिनोलॉजीज़, कुछ नेम्स, कुछ कंपाउंड्स की कॉमन नेम्स जो है ना यूपीएससी यानी यूपेक नोमेनक्लेचर में एक्सेप्टेड है और उनको जो है ना हम यूपीएससी यानी यूपेक नोमेनक्लेचर में हम उसको कंसिडर करते हैं और वहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है ना वो यूपीएससी नोमेनक्लेचर के स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, अच्छा ये हमारे साथ जो है ना यूपीएससी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में ये नोट गिवन है। ठीक है, और इसमें अगर हम पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में हमारे साथ क्या है पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है हमारे साथ, और इसमें जो है ना वही बात की गई है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह दूसरे डिसिप्लिन में जो है ना वो एडवांसमेंट आ गई थी, इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना हमारे साथ एडवांसमेंट आना शुरू हो गया था। ठीक है, तो जब एडवांसमेंट आ गई थी तो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करना शुरू हो गया था। तो कॉमन नोमेनक्लेचर के ज़रिए से इन डिफरेंट कंपाउंड्स को कॉमन नोमेनक्लेचर के ज़रिए से नेम असाइन करना ये मुश्किल काम था। ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं था और दूसरा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले कंपाउंड्स को जो है ना कॉमन नोमेनक्लेचर के ज़रिए से नेम देना ये इंतहाई मुश्किल काम था। ठीक है, और आलमोस्ट तकरीबन इम्पॉसिबल भी था। तो इसके पीछे रीज़न तो एक ये थी और दूसरी रीज़न तो ये थी, सेकंड रीज़न हमारे साथ ये थी कि ये जो हमारे साथ या सेकंड रीज़न क्या थी, एक मिनट, यस
सेकंड रीज़न हमारे साथ क्या थी कि ये जो हमारे साथ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे साथ जो ये कॉमन नेम्स होते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते। ये मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। और इसीलिए जो है ना हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी होने शुरू हो गई थी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। और स्ट्रक्चर के बारे में कॉमन नोमेनक्लेचर कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता था। तो इसलिए हमें जो है ना ज़रूरत दरपेश हुई कि हम जो है ना एक सिस्टमेटिक तरीके से कंपाउंड्स की नेमिंग स्टार्ट कर ले। तो इसी नीड को पूरा करने के लिए या इसी डिफिशेंसी को पूरा करने के लिए हमारे साथ जो है ना 1957 में IUPAC, जो हमारे साथ IUPAC ये ऑर्गेनिक, ये हमारे पास ओवरऑल केमिस्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इन्होंने जो है ना कुछ रूल्स कंडक्ट किए, और उन रूल्स को जो है ना आजकल हम क्या बोलते हैं, आजकल हम जो है ना उनको IUPAC नोमेनक्लेचर के नाम से याद करते हैं, ठीक है। उन्होंने रूल्स कंडक्ट किए थे, उन्हीं रूल्स के बेसिस पे जो है ना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम असाइन करते हैं। आई होप ये स्लाइड आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारे साथ जो है ना नेक्स्ट हमारे साथ जो है ना वो क्या है, वो रूल्स फॉर असाइनिंग। ये हमारे में एक मिनट में इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास रूल्स है, ये वो रूल थे जो IUPAC ने जो है ना कंडक्ट किए थे, और इसी के बेस पे जो है ना हम क्या करते हैं, हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम असाइन करते हैं, ठीक है। तो उन रूल्स को जो है ना हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं। देखिए ऑर्गेनिक, IUPAC नेम, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम जो है ना वो 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। अक्सर मेजॉरिटी की केस में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, एक मिनट। ये हमारे पास जो है ना प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स जो है ना हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो मैंने आपको बताया कि नेम 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। और सबसे पहले पार्ट को जो है ना हम प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स, ये हमारे साथ प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो प्रीफिक्स हमारे साथ 2 टाइप्स के हैं, एक का नाम है सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक का नाम है प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें जो है ना सब्स्टिट्यूएंट के बारे में डिटेल देती है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हमें बताती है। और हमारे पास जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है ना हमारे पास ये बताती है हमें कि ये जो कार्बन चेन है ये हमारे साथ साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। तो ये हमारे साथ जो है ना प्रीफिक्स हो गई है कि प्रीफिक्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन पार्ट है जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो हमारे पास है वर्ड रूट। और वर्ड रूट को जो है ना लोग पेरेंट्स नेम के नाम से भी जानते हैं कि, ठीक है, वर्ड रूट या पेरेंट चेन, ठीक है, इसको पेरेंट चेन भी बोलते हैं। अच्छा, तो वर्ड रूट में जो है ना वर्ड रूट हमारे साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के बारे में, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ प्रिंसिपल चेन, के जो मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम मौजूद है। तो ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला वर्ड रूट है या पेरेंट चेन है। अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट जो है ना हमारे साथ क्या है, प्रीफिक्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो लास्ट पार्ट होता है वो प्रीफिक्स होता है, ठीक है, सफिक्स होता है। प्रीफिक्स तो हो गया, वो तो पहले आता है, ये सफिक्स है। अब सफिक्स जो है ना हमारे साथ प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। अब प्राइमरी सफिक्स जो है ना हमें किस चीज़ के बारे में बताता है और सेकेंडरी सफिक्स हमें किस चीज़ के बारे में बताता है। प्राइमरी सफिक्स ये हमारे पास है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना या तो क्या है, ये प्राइमरी सफिक्स हमें नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, या कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ये चीज़ हमें बताती है, ये प्राइमरी क्या है, प्राइमरी सफिक्स, ये हमें नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड के बारे में बताती है, ठीक है। होप सो कि ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अगर हम बात करें किस चीज़ की, अगर हम बात करें सेकेंडरी
या सेकेंडरी सफिक्स की। तो सेकेंडरी सफिक्स हमें जो है ना फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स हैं और ये हमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि इस पेरेंट चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, या ये कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये तो रही आयुपेक नोमेनक्लेचर, किसी भी कंपाउंड की आयुपेक नेम का स्ट्रक्चर, ये जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ। तो इसमें बस यही तीन चीज़ें होती है, एक जो है ना प्रीफिक्स होता है, दूसरा हमारे पास सफिक्स होता है और तीसरा हमारे पास क्या होता है, प्रीफिक्स, वो पेरेंट चेन या वर्ड रूट और सफिक्स होता है, ठीक है। ये तीन पार्ट्स होते हैं। होप सो कि ये स्लाइड आप लोगों के सामने क्लियर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारे साथ क्या है, ये हमारे पास रूल्स के है, ठीक है। और ये नंबर फर्स्ट रूल है जो कि बहुत वेल नोन है, ठीक है, और हर कोई इसको जानता है और फॉलो भी करता है। सिंपल रूल है कि सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, यानी जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम असाइन करते हैं तो सबसे पहले हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है ना वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिलेक्शन करते हैं, सॉरी चेन की सिलेक्शन करते हैं कि इसका चेन क्या है, ठीक है, यानी लॉन्गेस्ट चेन इसका क्या है। तो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे हमारे साथ जो है ना ये जिसमें कार्बन नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा हो, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा हो, ठीक है। ये हमारे साथ आप लोगों के सामने ये जो डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम में हमारे पास ये वाला, इसमें जो है ना 2-3 चेन पॉसिबल है, लेकिन हमने उस चेन को प्रेफर देनी है जिसके पास नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा हो। ये जो इनसर्कल है इसमें जो है ना हमारे साथ नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा है। इसको अगर हम काउंट कर ले तो ये 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है। लेकिन अगर हम इस तरीके से स्टार्ट कर ले नंबरिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेन हम सेलेक्ट कर ले कि ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन वाला ये जो स्ट्रेट चेन है ये हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कम है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया। तो ये तो सिंपल सी बात है कि लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना, ठीक है। पहली बात तो ये है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को IUPAC नेम देने के लिए आपको पहला काम ये करना है कि उसको क्या करने, वहाँ पे जो है ना आपने सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड आता है वो ये आता है कि अगर कभी कभार हमारे साथ ये रूल फेल हो जाता है जो पहले हमने पढ़ा कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, कभी कभार इस तरह कंपाउंड आता है हमारे साथ सामने कि उसमें जो है ना दो डिफरेंट हमारे पास दो सिमिलर चेन की सिलेक्शन पॉसिबल होती है। मतलब दो ऐसे चेन होते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल को आप कंसिडर कर लें। इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप ये स्ट्रेट यहाँ पे जो है ना स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करते हैं तो ये तो भी पॉसिबल है, और अगर आप इस तरीके से ये वाला सेलेक्ट कर ले ये इसमें ये भी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों के केस में हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दोनों केस में हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन सेम है। अब इसके साथ क्या करेंगे, इसके लिए एक न्यू रूल है, एक आगे जो है ना एक नई स्ट्रेटजी है, और उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट। जब आपके सामने ऐसा कोई केस आ जाए तो आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट वाले चेन को प्रेफर करना है, यानी हमने उसी को क्या करना है, प्रेफर करना है। तो इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, और इस केस में जो है ना हमारे साथ ये करेक्ट है, और यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये है और एक ये है, ये एक इथाइल है और एक मिथाइल है, ठीक है। इस केस में जो है ना सिर्फ प्रोपाइल है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। होप सो कि ये स्लाइड भी आप लोगों के सामने क्लियर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारे साथ नेक्स्ट स्लाइड है 13, ये हमारे पास ये बहुत ज़रूरी स्लाइड है। जब भी आप जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड को नेम असाइन करते हो तो आपके लिए ये रूल जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ये रूल नहीं जानते, लोवेस्ट सेट ऑफ लुकिंग रूल, तो आप जो है ना किसी भी कंपाउंड को अच्छे तरीके से नेम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी रूल है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। तो इसको जो है ना जानना बहुत ज़रूरी है।
लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल का क्या कहना है। देखिए लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल हमारे साथ कहती है कि जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, जब भी इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जब भी हमारे साथ किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उस केस में जो है ना हमने क्या करनी है, किस सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होती है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर ले। तो ये रूल हमें बताती है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल बताती है कि आपने कौन सा डायरेक्शन फॉलो करना है। अच्छा अगर आप इस कंपाउंड को जो है ना इस कंपाउंड को फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ वैसे भी दोनों केसेस में जो है ना ये पेरेंट चेन है, क्योंकि इसमें जो है ना हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, यस एक मिनट, यस ठीक है। तो इस केस में हमारे साथ क्या है, ये दोनों जो है ना पेरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है दोनों केसेस में। लेकिन इसके साथ अगर आप देखिए, इसके साथ क्रॉस लिखा गया है और इसके साथ टिक लिखा गया है। क्योंकि ये रूल्स ओबे नहीं करते, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन के रूल ओबे नहीं करते। इन रूल का कहना है कि जब भी आपके साथ एक या एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ पे जो है ना लोवेस्ट पोजीशन आपके सामने आती है। ठीक है, अब लोवेस्ट पोजीशन एक का तो मेंशन करना आसान है लेकिन मल्टीपल का मुश्किल है, लेकिन इस रूल के ज़रिए से जो है ना हम उसका भी कर सकते हैं। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास सेकंड नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, फिर जो है ना दूसरा सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे है, कार्बन नंबर थर्ड पे है, कार्बन नंबर 4 पे भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, एक तो सेकंड नंबर पे है, कार्बन पे है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक जो है ना थर्ड नंबर पे है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपको जो है ना यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर वाला ये ब्रोमीन जो है, और ये हमारे साथ 4 नंबर पे एक है जो कि आपको जो है ना यहाँ 4 नंबर यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, इन सब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को अगर हम सम कर लें, इन सब सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को अगर हम सम कर ले, जो कि यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी किया है, एक पिक्चर में मौजूद है, तो इससे हमारे साथ क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ क्या आता है, यहाँ पे जो है ना हमारे साथ 9 आता है। आप इसको ज़रा देखें, ये हमारे पास 9 आता है। इसी तरीके से अगर हम इस नेक्स्ट नीचे वाले स्लाइड को देखें, अगर नीचे वाले स्लाइड को देखें तो यहाँ पर भी हमारे साथ यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, इस लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है। एक मिनट, ये हमारे साथ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जो है ना सब्स्टिट्यूएंट को डिफरेंट नंबर मिलते हैं, डिफरेंट पोजीशन असाइन होती है। ऊपर की केस में जो है ना डिफरेंट है और यहाँ की इस केस में डिफरेंट है, हालांकि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ़ कार्बन दोनों में सेम है। ठीक है, ये बात जो है ना आपने जहन में बैठानी है। अब ये सेकंड केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना हमारे साथ कार्बन नंबर 3 पे क्लोरीन ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये पोजीशन नंबर 3 हमारे साथ यहाँ पे मेंशन है। एक जो है ना हमारे साथ कार्बन नंबर 4 पे है, कार्बन नंबर 4 भी यहाँ पे है, एक कार्बन नंबर 5 पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो एक कार्बन नंबर 5 पर भी अटैच है। अगर हम इन सब को सम कर ले और इनके सम से जो है ना हमारे साथ क्या आएगा, इसके सम से जो है ना हमारे साथ 12 आ गया है। तो ये 9 और 12, ठीक है, एक मिनट यार, ये 9 और 12 में जो है ना हमारे साथ 9 छोटा है, तो हम इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये हमारे पास लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल का कहना है कि आप लोवेस्ट पोजीशन वाले लोकेंस के सीक्वेंस को फॉलो करोगे। ठीक है, सो होपफुली कि ये पॉइंट आप लोगों के सामने क्लियर है। बहुत सिंपल सी पॉइंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल को फॉलो करना है और इसी को माइंड में रख कर किसी भी कंपाउंड की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर या आईयूपीएसी नेम आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत गोल्डन रूल है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये नेक्स्ट रूल हमारे पास ये कहता है कि प्रीफिक्स हम जो है ना प्रीफिक्स, हमारे पास जो प्रीफिक्स होता है
उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है यहाँ पे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का यहाँ पे मकसद ये है ना कि कभी कभार हमारे साथ एक या एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में, तो फिर हम जो है ना उसको क्या करते हैं, उसकी नेमिंग को जो है ना वो प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को मद्देनज़र रख कर जो है ना हम उसको नेम ऐसा उसकी पोजीशन वो करते हैं, रखते हैं। ठीक है, यानी ये पहला आना चाहिए, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो चीज़ पहले आती है उसी को पहले पुट करते हैं, उसी सब्स्टिट्यूएंट को, नेम को उसी सब्स्टिट्यूएंट को, और जो सेकंड पे आती है तो फिर हम उसको सेकंड पोजीशन देते हैं, और जो थर्ड पे आती है उसको हम थर्ड पोजीशन देते हैं। ठीक है, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की प्रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल में एक चीज़ मौजूद है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल अगर मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ और यहाँ पे आप ज़रा ध्यान दे दें कि एक मिनट, यस, ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास पेरेंट चेन है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब दो मिथाइल है हमारे पास। ठीक है, एक सेकंड पोजीशन पे है और एक जो है ना फोर्थ पोजीशन पे है। अब दो मिथाइल है, अब जब हम इसकी नेमिंग लिखेंगे तो इसकी नेमिंग किस तरह लिखेंगे? ये मिथाइल, ये जो 2,4 डाई मिथाइल है, इसको पहले लिखेंगे या इसको बाद में लिखेंगे? यहाँ पे जो है ना हमने तो बाद में लिखा है, लेकिन इथाइल को जो है ना हमने पहले लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया है, और ये जो ऊपर ये रूल दिया गया है, ये मिथाइल और ई की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात कर रहा हो। ई जो है ना हमारे पास डिक्शनरी में अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को चेक कर ले तो ये ई पहले आता है, फिर इसके बाद जो है ना एम आता है। ठीक है, ये ऊपर रूल जो गिवन है, ये इसका ये कहना है कि हमारे साथ जब सब्स्टिट्यूएंट की क्या होती है, पोजीशन सेम होती है, तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफर करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है ना हम प्रीफिक्सेस के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफर नहीं करते, यानी उनको कंपेयर नहीं करते। प्रीफिक्स के जो लेटर्स होते हैं हम उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी वगैरह नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, ये डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास प्रीफिक्स है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। डाई के डी को आपने अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस नहीं देनी है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब आप किसी कंपाउंड को नेम असाइन करते हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डाई के डी को, ट्राई के टी को, टेट्रा के टी को आपने इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, बल्कि इसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट की अपनी स्पेसिफिक नेम होती है उसी के स्टार्टिंग लेटर को आपने कंसिडर करना है, जो कि इस एग्ज़ाम्पल में जो है ना आपके सामने क्लियर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक मिनट, ये हमारे पास जो है ना पेरेंट चेन है, और पेरेंट चेन में हमारे पास 6 कार्बन है। तो इसका ये तो क्लियर हो गया कि इसका जो है ना पेरेंट क्या है, पेरेंट चेन नेम यानी हेक्सेन है। ये तो हमारे पास हेक्सेन है, सिंपल है, सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्लियर हो गया कि ये हेक्सेन है। अब ये जो फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक जो है ना सेकंड पोजीशन पे है, ये हमारे पास दोनों मिथाइल है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। और ये हमारे पास एक कार्बन नंबर 3 पे जो इथाइल है, तो यहाँ पे हमने इसको नेम असाइन किया है कि 3 इथाइल। अब इस रूल के मुताबिक अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करें तो डी तो ई से पहले आता है, लेकिन हमने क्यों यहाँ पे इसको प्रेफरेंस नहीं दी? क्योंकि हमने इसी रूल में पढ़ा कि डाई, ट्राई, टेट्रा को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंपेयर नहीं करते। ये हम जो करते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट के अपने नेम को, यानी मिथाइल और इथाइल के ई, मिथाइल के एम और इथाइल की ई को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंपेयर करते हैं। ठीक है, डाई को हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये हमारे पास प्रीफिक्स है। ठीक है, सो डियर व्यूवर्स, होप सो कि आज की जो लेक्चर्स थी या आज की जो डिस्कशन थी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। इफ़ यू फाउंड द वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून। एंड in the next editorial we will talk about further terminologies of IUPAC and rules of IUPAC with better examples, and we will explain stepwise inshallah. So take care till that and see you, bye bye, tata.